सारी बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। तो हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वाचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। मुंबई शहर में हम ये शूट करते हैं और मुंबई की बहुत खास बात है कि यहाँ पर अधिकतर लोग वो होते हैं जो बाहर से आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो मुंबई के रहते हैं और बहुत कमाल के कलाकार बन जाते हैं। ऐसे एक नाम है हमारे बीच आज, इंस्टाग्राम पे लिखाई आप लिखाई बोलते हो? लिखाई बोलते हाँ, लिखाई नाम से फेमस है। और द बेस्ट पार्टी, जब मैं मुंबई आया था नया नया ना, तो आप सीखते हो इस शहर को कि यार इस शहर में कैसे रहना है, क्या इस शहर की बातें हैं। और मैं एक राइटिंग बैकग्राउंड से आया था, पोइट्रीज का बहुत शौक था, तो वहां पे फिर मेरे को यूजर नेम दिखा था लिखाई। और जो वीडियो देख के ना आप सीखते हो कि हाँ यार इस इंसान ने मुंबई को बताया। तो इशप्रीत आज हमारे साथ है। कैसे हो भाई आप? बस बढ़िया। तो कैसा? सब बढ़िया भाई। थैंक यू फॉर एन अमेजिंग इंट्रोडक्शन। आई थिंक हाँ यार, बॉम्बे में पला बढ़ा रहा हूँ एंड यार यहाँ पर ज़िंदगी जी है, यहाँ पर ज़िंदगी समझी है। और जैसे मैं कह रहा था पहले कि मेरा ये जन्म स्थान है, मेरा कर्म स्थान है, और जहाँ पर आप इतना वक्त बिताते हो तो वहाँ की हर चीज़ को आप समझ जाते हो। भाई बॉर्न एंड बॉटम इन मुंबई। एब्सोल्युटली। लेकिन आपने क्या मीरा रोड रहे हो, उसके बाद बैंड्रा शिफ्ट हुए, अपने आप में ये दो अलग अलग बिल्कुल जगहें हैं। यार मेरी जिंदगी तो मेरी जिंदगी पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ है। मैं पैदा हुआ था बैंड्रा में, फिर कुछ साल वहाँ रहा, फिर मैं अंधेरी शिफ्ट हुआ, फिर अंधेरी में मैंने बहुत वक्त बिताया। मेरा पूरा बचपन, मेरा स्कूलिंग इयर्स वर कंप्लीटेड इन अंधेरी। फिर वहाँ से गोरेगांव शिफ्ट हुआ। कौन सा स्कूल था? अंधेरी में स्कूल है, डोमिनिक सावियो करके, कॉन्वेंट स्कूल था, बहुत प्यारा स्कूल था। आज भी कभी कभार मैं जब गुजरता हूँ कुछ दोस्तों को मिलने के लिए तो बाहर से देख लेता हूँ और बचपन की यादें आ जाती है। तो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं तो वो भूला नहीं जाता। तो वहाँ पर वक्त बिताया है। उसके बाद फिर गोरेगांव शिफ्ट हुआ। गोरेगांव के बाद फिर मैं मीरा रोड शिफ्ट हुआ। मीरा रोड में करीबन मैं 3-4 साल था और फिर वो ट्रैवल बहुत दूर लगने लगा। बहुत दूर, बहुत कठिनाइयाँ हुई है। और मैंने बोला यार ये नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा ऑफिस दूर है और फिर ट्रैवल करना होता है परफॉर्मेंसेस के लिए, ये वो। और उसके बाद मैंने बोला नहीं यार, अब इसे बस करते हैं। मैंने बोला कि अगर ज़िंदगी जीनी है और आप मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा सुकून होना बड़ा जरूरी, बहुत जरूरी, थोड़ा हाँ, नहीं बहुत जरूरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जिंदगी के बड़े सिंपलिस्टिक प्लेजर्स हैं। मतलब खाना अच्छा मिल जाए, नींद अच्छी मिल जाए और ये जो सफर करना ना वो बड़ा आराम से हो जाए। बस ये 3 चीजें मिल जाए, ये जिंदगी का सार है भाई। बस ये 3 चीजें मुझे मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। तो तब मैंने बोला यार ये खाना तो अच्छा मिल रहा है क्योंकि मम्मी है, और नींद मैं पूरी करता हूँ हमेशा, और सफर में बस थोड़े से मसले आ रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं, अब बस वापस आते हैं। तो जहाँ से शुरुआत की थी बस वहां पर आ चुका हूँ, खार बॉय में बन चुका हूँ और अब बड़ा अच्छा लगता है। मतलब बहुत आराम लगता है, बहुत आसान सुकून लगता है, बहुत सुकून लगता है। मैं घर से निकलता हूँ, चलकर जाता हूँ कहीं ना कहीं जहाँ पहुंचना होता है। अंधेरी आना थोड़ा सा मुशक्कत हो जाता है, मेट्रो का काम बहुत सालों से चल रहा है, बट नहीं तब भी I'm at a good place in life। मैं जब भी ऐसे मुंबई वालों से मिलता हूँ ना आजकल, तो मैं पहली बात ये करता हूँ, मुबारक हो। दिल्ली वाले नहीं होते कि मुबारक हो मेट्रो बन गई, क्या बात है। बट भाई बचपन से कहानीकार बनना था कि बचपन में कुछ और, एस्ट्रोनॉट, क्रिकेटर, क्या बनना था? यार मेरी कहानी जब शुरू हुई थी तो समझ आना जब शुरू हुआ था। हाँ, जब समझ आना शुरू हुआ था तो मतलब ये उस दौर की बात है जब इंडिया में क्रिकेट एक अलग मुकाम पर पहुंच चुका था। मतलब ये 90s की बात नहीं है जब एक ही हुआ करते थे सचिन, कि भाई सचिन है तो हम हैं, वरना तो कोई नहीं है। तो जब मैं जब बड़ा हो रहा था तो बहुत सारे लोग थे। सचिन था, सहवाग थे, द्रविड़ थे, सब ये सब गंभीर थे, वीवीएस लक्ष्मण, कितनी लंबी लिस्ट। हाँ बिल्कुल। और मिडिल क्लास वाली मेरी परवरिश रही है। तो 2 चीजें ही होती है, ज्यादा बाहर जाने मिलता नहीं है क्योंकि पैसों की किल्लत रहती है। मतलब महीने के एंड तक आते आते आपको एडजस्ट करना ही पड़ता है। और छुट्टियों में नानी के घर जाना है। हाँ वो मैं नानी, मेरी मॉम पूना से, मेरे डैड बॉम्बे से, और मेरे डैड भी बॉम्बे में ही पैदा हुआ है। सो मैं टेक्निकली 3rd जनरेशन हूँ। मेरे डैड, मेरा भाई और मैं, कि हम शुद्ध बॉम्बे से है ना, हम शुद्ध बॉम्बे से। तो बहुत लोगों को लगता है कि मैं बॉम्बे से नहीं हूँ ये वो, बट नहीं, मैं 3rd जनरेशन हूँ। तो मॉम पूना से, तो समर वेकेशंस पूना में बताता था मैं। बट हाँ, जब बड़ा हो रहा था मैं तब क्रिकेट बहुत पसंद था
और सिनेमा बहुत पसंद था, क्योंकि ये दोनों ही चीजें हैं वो आपको फ्रीली अवेलेबल है, इजी है और इजी है, मतलब क्योंकि घर पर टेलीविजन तो होता ही है। हाँ, गरीब आदमी देख सकता है, गरीब आदमी देख सकता है। क्योंकि थिएटर में ज्यादा जाना मिलता नहीं। मुझे आज भी याद है, मम्मी बताती है कि आई थिंक हम आपके है कौन मेरी जिंदगी की पहली फिल्म है जो मैंने देखी है। मुझे याद नहीं है, मुझे याद है गोविंदा की अनारी नंबर 1। अच्छा। मुझे आज भी याद है, एग्जैक्टली याद है, कौन सा सीन भी मुझे याद है। पर भाई ये भी मैं देखूं ना, ये भी बहुत तरक्की अपने आप में मैं हाँ। देखता हूँ, क्योंकि अगर मैं आज आपको पहली मूवी बताऊं ना कौन सी देखी थिएटर हाँ। में, तो शायद वो अग्निपथ थी। अरे कौन सी वाली? ये अमिताभ बच्चन वाली। ऋतिक रोशन वाली यार तो हाँ, सोचो ना कि मतलब बॉम्बे के लिए और कितना फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। पर भाई लेकिन पर वही जहाँ तक हम यहाँ शुरू किया था हमने कि कहानी आई कहाँ से लाइफ में कि कहानीकार बनना है, कहानीकार बनना है। तो हाँ यार ये कहानीकार बनने की जो जर्नी है वो भी एक कहानी थी, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि क्रिकेटर बनना था, कि यार क्रिकेटर बनना है। ये आईपीएल से पहले बैट लेके सुबह निकल जाते थे, बैट लेकर। तो समर वेकेशन में एक क्रिकेटिंग का ये हुआ करता था, एक कैंप लगता था। पापा से बड़ी जिद करके यार पापा प्लीज यार ये करना है, और पैसे लगते थे। मगर पापा और मेरा जो रिश्ता बड़ा खास रहा है। तो जब भी मैंने कुछ मांगा उन्होंने मना नहीं किया। अपनी जितनी उनकी चादर थी वो फैलाई है भाई और हाँ। और उल्टा और फैलाने की कोशिश की मेरे लिए। नहीं, पापाओं का ना मुझे सबसे बेस्ट लगता है। मैंने आज तक नहीं देखा किसी के पापा को कुछ मांगता, कोई भी बच्चा मांगता पापा मुझे ये चाहिए। हाँ। कभी मैंने किसी पापा को नहीं कहा नहीं मिलेगा, नहीं देंगे। उनका ये रहता है कि हाँ कर लेंगे, हाँ दिला दूंगा, भले बीच में कंडीशन रख देंगे, बेटा हाँ, ये पेपर का ये कर लो, बट ना नहीं सुनोगे आप। बिल्कुल। मेरी 2 लाइनें थी, मैंने जब एक कहानी कही थी मेरे पापा के बारे में, कि पापाओं का कि बड़ी अजीब सी बात है कि वो ना जरूरतों को तोल लेते हैं कि भाई ये जरूरी है कि नहीं, बट ख्वाहिशों को नहीं और खुशियों को नहीं, क्योंकि वो हमेशा जरूरी होती है। तो बस वही है, बचपन में क्रिकेट कैंप मैंने ज्वाइन किया, बहुत आई थिंक 2 या 3 साल में वो कैंप में रहा। बट आई थिंक मेरा एज एन इंडिविजुअल मेरी सबसे बड़ी सुपर पावर ये रही है कि मुझे सेल्फ अवेयरनेस बहुत रही है। मुझे समझ आता था कि ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो 2-3 साल जब किया तभी मुझे समझ आता क्या कि ये मुझसे नहीं होगा। क्रिकेटर बनना है, ख्वाब है, लेकिन दी एक्यूमेन एंड दी एबिलिटी, कोशिशें उसमें लगी, कोशिश कर ली, लेकिन समझ आ गया था कि शायद नहीं बन पाऊंगा। तो फिर मैंने बोला यार इसे हटाओ, ठीक है, अब इसे सिर्फ एंजॉय करते हैं, ये नहीं हो पाएगा, ये शायद जिंदगी नहीं बन पाएगी। तो बस उसे फिर एंजॉय करने के लिए मैं आगे बढ़ता रहा। तो जब वो खत्म हुआ उसके बाद मुझे याद है, आई थिंक जब मैं स्कूल और कॉलेज में मैं जब गया था। कॉलेज कौन सा था आपका? कॉलेज मेरा एक कॉलेज है अंधेरी वेस्ट में, भवंस कॉलेज। अच्छा, यहाँ पर पास में ही है। हाँ। जब मैं नया मुंबई आया था हाँ। तो मैं भवंस कॉलेज के पास ही रहता था। बिल्कुल। तो मुझे याद है उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि मेरा जो भाई है वो नेशनल कॉलेज में था, बांद्रा में था, और उसने अपनी पूरी कॉलेज ईयर्स जो 5 साल होते हैं हमारे यहाँ बॉम्बे में, जूनियर कॉलेज होता है और डिग्री कॉलेज होता है, उसने पूरे 5 साल नेशनल कॉलेज में किया हुआ है। और वो भी हम दोनों बड़े स्टूडियस नर्डी। मैं दिखता नहीं हूँ बट मैं बहुत हूँ, लेकिन हाँ मैं नर्डी हूँ। मैं फर्स्ट बेंचर था स्कूल में, मतलब फर्स्ट बेंच पे बैठता था। मुझे पढ़ाई लिखाई के आगे कुछ नहीं देखा मैंने। आपकी राइटिंग आप बता रहे थे कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी। हाँ, राइटिंग बहुत अच्छी थी। ऐसे तो मुझे ना बचपन में ऐसे राइटिंग लिखना बहुत पसंद था। मैंने बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि 8-9 साल की उम्र से कविताएं लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं। मुझे ऐसे लिखना बहुत पसंद था। तो आई थिंक वहां से थोड़ी राइटिंग की एक शौक था कि भाई कुछ ना कुछ लिखना बहुत पसंद है। हाँ, वो कंपटीशन में बहुत इरिटेटिंग लगते थे बच्चों को कभी कभी की, बट जिन लोगों को मुझे बड़ा मजा आता, यही होता है ना कि जिनके अंदर हुनर है वो हाँ यार मुझे मजा आ रहा है। मतलब मैं कभी भी वो 400 मीटर रिले रेस या कोई रेस में जीता नहीं हूँ, बट ऐसे कंपटीशन मैंने बहुत जीता है। और मुझे याद है कि 2nd और 3rd स्टैंडर्ड में मैंने हिंदी और मराठी एलोक्यूशन में पार्टिसिपेट किया था। मैं मराठी में 2nd आया था और हिंदी में मैं भूल गया था, तो हिंदी में कुछ हो नहीं पाया था। और वो आखिरी बार था जिंदगी में जब मैं स्टेज पर गया था। उसके बाद ऐसे राइटिंग की, कॉलेज में जब गया तो मुझे पता था कि राइटिंग का शौक है। और उस वक्त फैमिली में थोड़ी सी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ गई थी, तो आई वाज डूइंग अ फुल टाइम जॉब मेरे डिग्री कॉलेज में। तो आई वाज वर्किंग समवेयर फुल टाइम। तो वहां पर भी मैं इट वाज अ न्यूज़ पोर्टल, तो मैं लोगों को इंटरव्यू करता था, आर्टिकल्स लिखता था, तो राइटिंग चल रही थी कंटिन्यूअस। और उसके बाद फिर जब मैंने जॉब भी ज्वाइन की तो एडवर्टाइजिंग में जॉब की, वहां पर भी राइटिंग चल रही थी। सो प्रोफेशनल राइटिंग बहुत पहले शुरू हो गई थी। ये जो पर्सनल राइटिंग की जब बात होती है कि खुद के लिए लिखना, वो बहुत लेट शुरू हुआ। तो प्रोफेशनल राइटिंग चल रही थी। और मुझे याद है आई थिंक 2018 या 19 की बात है। और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि मैं अपने दोस्त को मिलने गया था अंधेरी ईस्ट में, और मैं जब नीचे आ रहा था, और अगेन एक और सुपर पावर है मेरी कि मैं किसी की शक्ल जब देखता हूँ मैं भूलता नहीं, लाइफ टाइम याद रहती है। नाम
नाम मैं भूल जाता हूँ, मैं नाम में बहुत खराब हूँ, ऐसा बहुत बार हुआ। हाँ, मेरे साथ भी है अरे अभी भी बीच में एक कॉलेज का दोस्त मिल गया था और उसकी शक्ल मुझे याद थी और बोला अरे कैसा है, हाँ। और अरे यार बड़ा awkward हो कैसा जाता है भाई, और मैं भी बोल रहा कैसा है तू यार, और मेरी शक्ल पर दिख जाता है मुझे याद नहीं है तू कौन है, भूल गया ना। मैं बोला नहीं यार भूला नहीं वैसा भाई नहीं। कैसी बात अरे कर रहा है यार, यार तू भी यार। उससे बोला भूल गया, मैं बोला यार हाँ यार बता दे नाम भूल गया। तो उसने फिर बताया, फिर हम लोग की बात हुई। तो जब मैं दोस्त के घर से जब नीचे उतरा तो मुझे एक पतला सा एक सरदार नौजवान लड़का दिखा बाहर खड़ा हुआ, और मैं अपनी एक्टिवा की तरफ जा रहा हूँ, फिर वो मुड़ा तो मैं देखता हूँ कौन है, वो है अमनदीप ख्याल, अमनदीप भाई। और मैंने अमनदीप के कुछ वीडियोस देखे हुए थे, और अगेन शक्ल नहीं भूलता हूँ मैं, तो मैंने बोला अमनदीप राइट, बोला हाँ, और कितनी बोलते भी थे काम से, हाँ अमनदीप। अभी डेस्टिनी की बात है कि तो वो मेरी पुरानी बिल्डिंग थी, जैसे मैं बता रहा था कि मैं अंधेरी ईस्ट में रहता था, तो जिस बिल्डिंग में मैं रहता था उसके ऑपोजिट बिल्डिंग में अमनदीप उस बिल्डिंग में रह रहा था उस वक्त। क्या बात। तो उस वक्त हमारी 15-20 मिनट आधा घंटा बात हुई है, और तब मैं लिखता था। तो लिखाई की जब शुरुआत हुई थी तो लिखाई 2018 में मैंने शुरुआत की थी, तब जब आई थिंक 3 या 4 महीने हो गए थे ब्रेकअप को। बट अभी थोड़ा डिफरेंट है ये। बहुत लोगों को लगता है कि यार जब आपका ब्रेकअप होता है ना तो अंदर से जोश निकलता है, और अंदर से आर्टिस्ट निकल रहा है, कलाकार निकल रहा है, कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। कोई टूटा हुआ दिल आपको कलाकार नहीं बना सकता। हर इंसान की ना एक मोड होता है ऑफ एक्सप्रेशन। हर इंसान का एक तरीका होता है किसी चीज को एक्सप्रेस करने का। किसी का होगा गाना गाकर, किसी का होगा लिख कर, किसी का होगा भाग कर। बहुत लोग जिम चले जाते हैं, जिम से बॉडी बना लेते हैं क्योंकि तो उनको वो वेट उठाकर एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एंडोमॉर्फिन जिसे कहा जाता है। अगर साइंटिफिक चले जाते हैं, बट पॉइंट ये कि सबका एक एक्सप्रेशन होता है उस चीज को बाहर निकालने का। तो मेरा हमेशा से राइटिंग रहा है, इसलिए वो ऐसे शुरू हुआ है, वो सारी चीजें हुई हैं। तो जब ब्रेकअप हुआ था तो उसके बाद मैंने बोला यार लोगों क्या होता है वो रिबाउंड जो आजकल मिलेनियल और जेन ज़ी का होता है कि अब तो हम उधम मचा देंगे, मतलब अब तो हम मचा देंगे। मतलब सारे डेटिंग एप्स का प्रीमियम अकाउंट होगा, गोल्ड खरीद लेंगे, मतलब सब सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे, हर दिन हम मिल रहे हैं लड़कियों को या लड़कों को या किसी को भी। बट वो काम हो रहा है, अति कर लेंगे, अति कर लेंगे। बट मैंने बोला नहीं, ये नहीं होगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम काम करेंगे चुपचाप, और हम इस पर फोकस करना है। जनवरी में ब्रेकअप हुआ था, जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता, 3 महीने हो गए। संडे दोपहर को मैं बैठा, संडे या सैटरडे दोपहर को मैं बैठा था, कोई प्लान नहीं है। मैं बोल रहा हूँ 3 महीने हो गए, ये जो सख्त लौंडा और कुछ नहीं करेंगे, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, काम करने वाली जो जुनून और जज्बातों से मैं निकला था, मैंने बोला अब तो यार ये तो कुछ हो नहीं रहा, मतलब बोर हो रहा है। और मुझे याद था कि मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी तब, वो हमेशा मुझे बोलती थी यार तू लिखता अच्छा है, क्योंकि अगेन राइटिंग की वहाँ सो मेरी जिंदगी जो द ब्यूटीफुल वुमेन दैट हैव एंटर्ड माय लाइफ, उन्होंने कुछ ना कुछ तरीके से ना मुझे हमेशा मदद की है। मुझे याद है जब मेरी कॉलेज की गर्लफ्रेंड थी, हमारे जब 6 महीने हुए थे एनिवर्सरी को, मैंने उसके लिए हर महीने के लिए एक लव लेटर लिखा था, और आई थिंक ईच लेटर वाज 4-5 पेजेस। तो वहां से उसके बहुत ओल्ड स्कूल लव, मैं बहुत ही ऐसा ओल्ड स्कूल शिद्दत वाली मोहब्बत वाला रह चुका हूँ। पागल हो जाएंगे, मतलब हम शाहरुख खान, मतलब सबको जिंदगी में शाहरुख खान बनना है, हाथ फैलाने। मैं तो फैला चुका हूँ बहुत जगह पर। तो वहां से शुरुआत हुई थी। जो मेरी जो जिनके साथ ब्रेकअप हुआ था, उन्होंने बोला तू लिखता अच्छा है, तू करता क्यों नहीं उसके बारे में कुछ। और हैबिटेट में ओपन माइक्स होते थे, बट मैं नहीं जाता था क्योंकि थोड़ी झिझक थी, थोड़ा डर था, कॉन्फिडेंस बहुत लो था, और पता भी नहीं था कि इसका कुछ करना है नहीं करना है, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो वो बात मेरे माइंड में थी। मैंने बोला यार आप आपको पहला हैबिटेट था शुरू किया था? कौन सा जब आपने शुरू किया था तो पहला परफॉर्मेंस हैबिटेट में नहीं, अभी उस पर ही आ रहा था कि मैंने बोला अब नहीं, हम उस चीज का कुछ करेंगे। तो वो दोपहर की शाम थी, मैंने बोला अब क्या करे। तो मैं सोशल मीडिया में काम करता था। मैंने बोला यार यहाँ पर ब्रांड्स के लिए मैं हर दिन लिखता हूँ, हर दिन डाल देता हूँ, तो मुझे ये चाहिए था कि यार एक काम करते हैं, इसको हैबिट बनाते हैं। अगर मैं हर दिन कुछ डालूंगा तो ऑटोमेटिकली हैबिट बनती रहेगी, और वो माइंड में चलता रहेगा कि नहीं यार आज डालना है। और मैंने तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, अच्छा लिखूं, बुरा लिखूं, बहुत अच्छा लिखूं, मैं डालूंगा जरूर। तो बस दोपहर में बैठा था। अब मैंने बोला नाम क्या रखे। मतलब राइटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? लिखाई। ओके, वहां से लिखा है। बहुत सिंपल है, इसकी कहानी में कोई ज्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं, बट लड़की तो है इस कहानी में, वो थी। तो मैंने बोला अब करना है ये,
बस वो पेज शुरुआत हुई है, वो दिन है, और उसका फिर मैं लिखता रहा, और सूडो अकाउंट था, ना मेरा नाम था ना कुछ था, सिर्फ लिखता था मैं। फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, मगर मुझे ऐसा कभी था ही नहीं इतने स्टेज पर जाना है, कुछ नहीं। मगर अमनदीप को जब मैं उस दिन मिला, उसके आई थिंक 1 या 2 हफ्ते बाद या कुछ हफ्तों बाद, आप दूसरे गेस्ट हो जो आज जहाँ पे अमनदीप भाई की तारीफ क्या कर रहे हैं। बात है। तो कुछ हफ्तों बाद अमनदीप वाज टेकिंग एंड अ वर्कशॉप एट एन शोरूम इन खार, आदिदास का एक आउटलेट है वहां पर, कुछ तो वो वर्कशॉप ले रहे थे, और मैंने देख लिया था इंस्टाग्राम पर, और वो इंटरेक्शन मुझे याद था। मैंने चलो चले जाते हैं, मैंने साइन इन कर लिया, और आई थिंक 8:30-9 बजे का था, और मैं आधा पौना घंटा लेट हूँ। मैं सोच भी रहा था जाऊं नहीं जाऊं, यार रहन देते हैं यार, बहुत लेट हो गया, पर दिल कह रहा था कि यार चले ही जाते हैं आज। फिर मैं वहां पहुंचा, वहां पर उनकी वर्कशॉप चल रही थी। बाय द एंड ऑफ इट उन्होंने बोला किसी को अगर कोई कहानी कहनी है तो आ जाओ स्टेज पर, आपको 2 मिनट मिलेंगे, और जीतने वाले को जूते मिलेंगे एडिडास के। आदिदास के। मिडिल क्लास वाला एडिडास होता है कि आदिडास होता है? आदिदास होता है, आदिदास होता है। मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे। तो मिडिल क्लास वाला लड़का, आदिदास के जूते मिल रहे हैं। मैंने बोला अब बस अब तो अपने को लालच आ ही गया। लालच आ चुका है। अब उससे पहले 2-3 हफ्ते पहले मैंने अपने डैड के लिए ना जूते खरीदे थे, तो वो कहानी मेरे माइंड में थी, क्योंकि अपने पिता के लिए कुछ लेना बहुत बड़ी बात, अचीवमेंट है। हाँ, और महंगे जूते थे, करीबन 7-8 हजार के जूते थे, और मैंने बोला चाओ ले लो। मैंने बोला 10 के भी होंगे तो ले लेना। तो वो खुशी थी, बेटा कमा रहा है, बेटा कमा रहा है। तो वो कहानी मेरे माइंड में थी, 2 मिनट कहना था, और लिखने की तो आदत थी, तो 2-4 पॉइंट्स लिख लिए थे कि ये हुआ था, और मेरे माइंड में वो टाइटल था सपनों का प्राइस टैग। मैं गया स्टेज पर, मैंने वो 2 लाइनें कही, वो टाइटल कहा, मैं जीत गया। याद है आपको आज क्या? मुझे आज भी याद है। और फिर वो जब खत्म हुआ, इवेंट खत्म हुआ, मैं जूते नहीं जीता, उन्होंने 1000 रुपए का वाउचर दिया, और जूते मिले किसको? एक फिश बोल था, उसमें से किसी का नाम निकला है। तो एंटी क्लाइमेटिक था, बट कहानी का सबसे बड़ा विनिंग मोमेंट वो था कि मुझे कोपल मिली उसी इवेंट पर। कोपल मुझे बाद में मिली, और कोपल ने बोला तेरी कहानी बड़ी अच्छी है, इसको तो लिख, वुड यू लाइक टू परफॉर्म? मैं बोला ओके। मैंने बोला बिल्कुल, क्यों नहीं। अचानक से मन से निकल गया, करते हैं ना। 2 या 2.5 महीने बाद यही आसपास आगे एक वर्किंग स्पेस है, वहां पर टेपरटेल का इवेंट हो रहा था। वहां पर नहीं थोड़ा सा आगे ही है, आई थिंक डुलाली के ऑपोजिट में। ओके। वहां पर मैंने पहली बार परफॉर्म किया जिंदगी में, वो 3rd स्टैंडर्ड के बाद। बहुत नर्वस था, बहुत झिझक थी, और मेरा मानना है कि जब आप स्टेज पर जाते हो ना, 2 चीजें होती हैं, या तो आप कहते हो यार बस हो गया, ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, अब इसके आगे नहीं है बस, या तो आपने नशा ले लिया, तो भाई अब आपको नशा है। कब है? हाँ, अभी आप फिर से आना। मैं जब बहुत नर्वस था, अमनदीप परफॉर्म कर रहे थे, हेली हाँ, और जब बड़े लोग परफॉर्म करते हैं ना, तो दिमाग में वो सब चलता रहता है, यार ये लोग तो अच्छा ही करेंगे, हाँ, हमारा क्या होगा? बिल्कुल, अपने को आप सेल्फ डाउट में डाल देते हो कहीं ना कहीं, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल। लेकिन यार मैं वो स्टूडेंट हूँ ना, आपके दोस्त लोग भी होंगे जो एग्जाम से जस्ट पहले, अरे बहुत यार मेरे को तो कुछ याद नहीं यार, बहुत 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 नर्वस, फिर बस पेपर आते ही मैडम सप्लीमेंट, मतलब उनका दिमाग खुल जाता है, और फिर तो धड़ा। मैं वही स्टूडेंट हूँ, मुझे आप स्टेज परफॉर्मेंस से पहले मिलोगे, लगेगा ये तो बॉम्ब करने वाला है, ये सब भूल जाएगा, बस स्टेज पर जाते ही कुछ अलग एक स्विच ऑन आ जाता है। करेक्ट। नहीं ये होता है, मैंने भी देखा है कि आपकी जो स्टेज की पर्सनैलिटी है वो आपकी नॉर्मल लाइफ में कभी कभी नहीं रहेगी। बिल्कुल, वो आप सिर्फ स्टेज पर रखो और वहीं छोड़ के आते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मैं जब स्टेज पर गया, पहले 10 सेकंड में थोड़ा हिल रहा था, तब मुझे पता भी नहीं था माइक में कितना डिस्टेंस होता है। अली मुझे बता रहे ऐसा रखना है, थोड़ा दूर रखना है, हाँ वो सब। मगर 10 सेकंड बाद मैंने फिर फैल गया, फिर वो फ्लो बन जाता है, फ्लो बन गया, फिर मैं फैल गया। और अमनदीप और हेली को तो पता भी नहीं था मेरी पहली परफॉर्मेंस, उनको तो पता भी नहीं। सबसे बड़ी मतलब जीत यही होती है जब कोई बोल रहा है क्या बात कर रहे हैं, वो तो बहुत सालों से कर रहे थे। फिर जब मैं बाहर निकला, सबसे पहला ख्याल ये था कि ये नेक्स्ट कब कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद बट उसमें भी फिर एंटी क्लाइमेटिक हुआ कि मैं बहुत दूर खड़ा था और मैं बहुत हिल रहा था। तो अली बोला यार ये वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ है। मगर उसके 1 महीने बाद टेपरटेल अपना बहुत बड़ा शो कर रहे थे 500 लोगों के सामने इन एन ऑडिटोरियम। क्या बात है। और वो मेरी सेकंड परफॉर्मेंस थी जिंदगी की, जो मैंने 530 लोगों से 500 लोगों में शिफ्ट मारा और वो शो मैंने ओपन किया। क्या बात है। तो और फिर मैंने जब ओपन किया वही कहानी कही, एंड आई थिंक वो कहानी को कहना उस स्टेज पर सबसे ज्यादा जरूरी था। अगर पहली बार अगर सही से कह लेता तो शायद वो ऑडियंस वो नहीं मिलती। तो बहुत बार जिंदगी में यही होता है कि हमें कुछ पाते पाते हम खो देते हैं।
फिर हमें लगता है यार क्या काश मिल जाता। फिर जब वो नहीं मिलता उस वक्त, क्योंकि वो जरूरी है वो सही वक्त पर मिलना, तो वो सही वक्त पर मुझे मिला। बस फिर वो दिन था, फिर वहां से शुरुआत हुई। बट मेरी जिंदगी में हमेशा एंटी क्लाइमेटिक वाला काम बहुत हुआ है, क्योंकि ये हुआ था 2019 के एंड में। मैंने बोला अब तो फाड़ दे, अब तो जी स्टेज कहाँ है, लाओ। फिर 2020 मार्च में 21 मार्च हाँ ये पैंडेमिक हुआ, लॉकडाउन अनाउंस हुआ, मेरे पिता की डेथ हो गई 1 मार्च को। तो फिर वो 1 साल जो लॉकडाउन ये वो स्टेज चले गया, सब छूट गया। लेकिन अब उस चीज में एक और चीज फिर ये हुई कि अगर शायद लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो शायद मैं लिखाई पर अपना फेस, अपनी पर्सनालिटी नहीं लाता। क्योंकि वो जब स्टेज हुआ और ये जब लॉकडाउन हुआ, मैंने बोला यार स्टेज पर तो मैं परफॉर्म कर ही रहा था, मतलब अब ये भी तो स्टेज है मेरा, ये भी तो मेरी ऑडियंस है। तो फिर मैंने बोला नहीं, अब यहाँ पर टाइम हो चुका है कर्टन को खोलने का और बताने का कि लिखाई है कौन, ये बंदा है, तो ये बंदा है। तो वो दिन की शुरुआत है और बस वहां से कहानीकार, कलाकार, आप जो भी कह सकते हैं, बस वहां की शुरुआत हुई और आज हम आपके सामने बैठे हुए। भाई एक बात हुई थी, मतलब कि ब्रेकअप की बात, मैंने एक चीज देखी, आपने बोला कि जरूरी नहीं होता कि ब्रेकअप के बाद ही लोग कलाकार, बिल्कुल, बट इसमें किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि तो कलाकार पे लिखी थी ऐसे राइटर ही, कि याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा था कि हाँ कि तुम्हारे, कोई दिक्कत नहीं काट लेंगे चलेगा, मेरे को याद करनी है, उठा ली थी तुम्हारे जाने के बाद, हाँ कि तुम्हारे जाने के बाद कलम उठा ली थी मैंने, ओए है कि तुम्हारे जाने के बाद कलम उठा ली थी मैंने, यार तो मेरे शराब भी लाए थे। अरे स्नैप, ये बस स्नैप वाली बात है, स्नैप वाली बात है। तो लेकिन क्या भाई ये ब्रेकअप जो है, मतलब सबका हो रहा है, सबका, सब दुख में है, मतलब सब रो रहे हैं, बट आपका एक वो होता है ना कि मेरा ये मूव ऑन करने का तरीका ये जो शायद कुछ लोग काम कर जाए। हाँ, तो आपका वो मूव ऑन का तरीका क्या है लाइफ में? यार मैं बहुत वियर्ड विचित्र इंसान हूँ। मेरा मानना ये रहा है ना कि कभी भी जिंदगी में आपके जब दुख आता है, आप ना लोगों से ना छूट जाते हो। अगर मेरी जिंदगी में कुछ हुआ है तो मेरे दोस्त उस एहसास को समझ नहीं पाएंगे। करेक्ट। मैं कितना भी समझाने की कोशिश करूं वो समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों के लिए हंस, ऑब्वियसली दोस्त है, इसलिए दोस्त रखते हैं। तो आप कट जाते हो। तो जब आप कट जाते हो ना, तो आप एकांत में रहते हो, आप अकेले हो जाते हो। अब उस अकेलेपन में एक चीज होती है कि जब आपका जो जहन होता है, आपका जो माइंड होता है ना, बहुत फोकस हो जाता है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, क्योंकि ना दोस्त है। हाँ, आपको पता है कहाँ फोकस करना है। तो मेरी जिंदगी के बहुत सारे अहम चीजें ना एट द लोएस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ हुआ है। जब मेरा पहला कॉलेज का ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद मैंने कॉलेज टॉप किया है। 1 महीने पहले ब्रेकअप हुआ तो मैंने उसके बाद कॉलेज टॉप किया, क्योंकि फोकस इतना हो गया था ना। क्योंकि तब दोस्त यार मुझे समझ नहीं सकते, परिवार से तो आप वैसे भी थोड़ा दूर रहते हो। अरे कि मम्मी को क्या ही बता रहे, मम्मी की ब्रेकअप हुआ है यार, चली गई यार मम्मी हंसेगी और ऊपर से मम्मी 2 ताने और देगी, फिर कुछ और भी हो रहा होगा ना, तो पढ़ाई कर, ऐसा सब होगा कि काम तो अगर रिजल्ट खराब आ गया तो हाँ होना ही था ये सब। तो हाँ, मतलब यार मैं तो कह रही थी इसको फोन मत दिलाओ। एक फोन पता नहीं खाता ये रात भर ना ये बैठ के जो करता है ना, यही दिक्कत है, सोता नहीं रात को, तो अभी भी मम्मी की दिक्कत होती है। बट हाँ, तो जब आप लोगों से कट जाते हो ना, तो जब एकांत में रहते हो तो आपकी सारी एनर्जी ना खुद में होती है। अब वो एनर्जी को किस तरीके से आप यूटिलाइज करते हो वो आप पर है, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप पर है। तो मेरा हमेशा मानना रहा है कि जब आप एट योर आप जब इमोशनली सबसे लोएस्ट पर होते हो, तब आपका जो इमोशनल जो कोशेंट होता है, जो इकोसिस्टम होता है, वो सबसे ज्यादा एक्टिव भी होता है, सबसे बेस्ट वही होता है, सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि अब आपको समझने वाला और कोई नहीं सिवाय आपके। अब उस चीज को किस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हो, किस तरीके से आप उसे जाहिर करते हो, वो आप पर है। तो जब पहली बार ब्रेकअप हुआ था तब मैंने कॉलेज टॉप कर लिया था। दूसरी बार हुआ तो अब ये लिखाई की कहानी हुई। जब डैड भी गुजरे थे, तो एट दैट टाइम मुझे याद है लॉकडाउन भी हो गया था, तो लोगों से भी नहीं मिलना जुलना बंद था। आई थिंक 1 या 1.5 महीना मैंने काम भी छोड़ दिया था। और उस दौरान करीबन 8-9 महीने तक I was going through a very bad phase mentally। मतलब मैं डिप्रेशन से
मैं डिप्रेशन से मैं गुजर रहा था, वेरी वेरी कैंडिडली इफ आई कैन से दैट। तो और मैं सोता नहीं था, मुझे आज भी सोने की बड़ी दिक्कत है। उस वक्त तो मैं करीबन 5-6 बजे तक जागता था, और ऐसा भी नहीं कि मैं 6 बजे तक जाग रहा हूँ फिर दोपहर में सो रहा हूँ, नहीं, 6 बजे तक जाग रहा हूँ फिर भी एक्टिव हूँ, पूरा दिन भी मैं जागा हुआ हूँ। तो करीबन मैंने 10-12 किलो वजन बढ़ा लिया था, और उस वक्त मैंने जिंदगी की मेरी सबसे बेस्ट राइटिंग हुई है। मैंने एक किताब खुद के लिए लिखी थी उस वक्त, हमारी अपना जो सेक्स वर्कर्स होती हैं, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन दे वर नॉट एबल टू सपोर्ट देमसेल्व्स फाइनेंशियली, सो आई केम इन टच विद एन एनजीओ, और मेरी कोशिश थी कि उनको हेल्प कर सके। तो कुछ लोगों के मैं टच में आया था, उनकी कहानी मैंने सुनी, और उनकी कहानी से मैंने कुछ कविताएं लिखी। तो मेरा आइडिया ये था कि एक किताब बनाते हैं और लोग क्या, ताकि लोग उसे खरीद सके और वो सारे पैसे कैन गो एज प्रोसीड्स टू देम। तो ये 2 चीजें मैंने लिखी थी, और बहुत मैंने गाना लिखा था, मैंने ये सब किया हुआ है इन दैट 8-9 मंथ्स। तो सबसे ज्यादा मैं प्रोडक्टिव इमोशनली चार्ज उस वक्त था। तो मेरे लिए हमेशा यही रहा है कि जब भी मैं इमोशनली सबसे लो होता हूँ, जैसे मैंने अभी एक स्पिल पोइट्री का जब एक शो हुआ था, वहां पर मैंने एक कविता कही थी, मैयत का खाना, और वो मैंने लिखी थी 2 दिन बाद जब मेरे पापा गुजरे थे। तो क्योंकि वो 2 या 3 दिन में जो भी हुआ है वो सब मैंने उस कविता में पिरो दिया था, और उसके बाद मैंने उसे बदला भी नहीं। और कभी कभी भाई आप हल्के हो जाते हो, मतलब लिख के फील करते हो? बिल्कुल, जो मैंने आपको स्टार्ट में वो बात कही थी, हर इंसान का इमोशनल एक्सप्रेशन अलग होता है। तो जब मैं वो चीज को जब पेज पर उतारता हूँ तो मुझे हल्का लगता है, जब मैं वो स्टेज पर लोगों को कहता हूँ तो मुझे हल्का लगता है, क्योंकि उन्हें लगेगा कि शायद मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, शायद, मगर मेरे लिए तो अपने दिल की बात कह रहा हूँ ना, मेरे लिए तो वो बस मेरी कहानी है, वो मेरी कहानी है ना। मेरे लिए वो 400 लोग बैठे और मैं बस अपना दिल खोल कर रख रहा हूँ कि ये ले लो, देख लो, ले लो। अभी टेपर टेल का एक शो हुआ था और मैंने एक कहानी कही थी अबाउट माय डॉग। मेरा डॉग ही पास्ड अवे। आपने मेंटल टॉकीज में भी परफॉर्म किया था जिसमें मैं भी था, बिल्कुल, मुझे याद है। अब वो मैंने बिल्कुल याद नहीं की, वो याद नहीं थी ना लिखी हुई थी, क्योंकि मेरा सिंपल एजेंडा उस वक्त था कि मैं जस्ट स्टेज पर जाऊंगा और जो मन से निकलेगा मैं कह दूंगा। जब तक लोग सुनेंगे मैं कहूंगा, जब लगेगा कि उन्हें बोर हो रहा है तो मैं उतर जाऊंगा। तो वो जो मैंने कहा था, जस्ट जो मेरे जहन में चल रहा था मैंने बस वो कह दिया, और वो कहानी कहना जरूरी है। तो मेरे लिए हमेशा से स्टेज या लिखाई या जो भी माध्यम मुझे मिलता है, मेरे लिए एक कथारसिस है। वो बस मैं अपने आप में अपना कलेजा रख देता हूँ कि भाई ये ले लो, ये हूं मैं, ये मेरी जिंदगी, ये मैं इंसान हूँ, ये मेरे साथ हुआ है, और मैं रो देता हूँ स्टेज पर। मुझे कोई इनहिबिशन या ऑकवर्डनेस नहीं लगती। नहीं, वो आपके कंटेंट में भी दिखता है कि जितनी कहानियां है ना, ऑलमोस्ट वो मतलब मुंबई के इर्द गिर्द है, क्योंकि बचपन से मुंबई में। बिल्कुल। और वो कहानियां, जबकि मेरे को ऐसा लगता है भले 90% कहानियां सबकी सेम होती है, आप रिलेट कर जाते हो उन कहानियों से, बस आप उस तरीके से सोचते नहीं हो। बिल्कुल। आप बस वो सोच को लेके आते हो कि यार हाँ यार ये भी एक थॉट था। बिल्कुल, मतलब मेरे लिए मैं चांद की रोशनी पर क्यों लिखूं जब माँ की मुस्कुराहट मेरे सामने है। क्या बात, करेक्ट बात है। तो मतलब ये तो मैंने जी है ना, ये तो मैंने मतलब माँ को मैंने किचन में घंटों झोंकते हुए देखा है, वो इमोशंस देखे मैंने, हंसते देखा, रोते देखा है, रोते देखा है। और माँ तो माँ होती है, सबकी माँ वही होती है। मतलब माँ जो पूरा दिन किचन में रहती है, माँ जो फोन करती है 4 बार के खाना खा लिया कि नहीं, सेम ही है सबकी, सब सेम है। वो तो ये आपके नुआंसेस शायद बदल जाएंगे लेकिन कॉन्टेक्स्ट वही रहता है। मैं माँओं के नाम बदल सकते हैं, माँ अलग जगह की हो सकती है, माँ होगी। तो मैंने वो एक लाइन भी लिखी थी कि माँ, अम्मी, आई या मदर, ये सारे सिर्फ नाम है, बट इंसान तो वही है ना। करेक्ट। वो गुलदस्ते के फूल है, बट है तो बस फूल ही ना। करेक्ट। तो बस बात वही आ जाती है। भाई मुंबई के बारे में बात करेंगे। हाँ जी। मैंने आप जैसे शुद्ध मुंबई के हो आप, 3 जनरेशन, ठीक है। मरीन ड्राइव के बारे में, मतलब ऐसे मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा मुंबई, आपको उनके बारे में कुछ बोलना है। मरीन ड्राइव, पता है मुझे मरीन ड्राइव की सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि मरीन ड्राइव एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे अमीर से अमीर इंसान आपको जॉगिंग करते हुए मिलता है, और सबसे गरीब इंसान वहां पर जॉगिंग करते हुए मिलता है। तो वो एक ऐसी जगह है जहां पर आप कहाँ से आते हो, आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आप क्या सोच रखते हो, कोई मायने नहीं पड़ता।
वो सबको बाहों में ले लेती है। क्या बात है। और वो सबसे जरूरी है मेरे लिए। ऐसी जगह जहां पर आप मैंने एक चीज कही भी थी कि आप अपनी मोहब्बत के साथ भी जा सकते हो, और अगर मोहब्बत खुद से है तब भी जा सकते हैं। तो वो सबको एक समान रखती है। और वैसी जगहें बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि हम इंसान ना, हमारी आंखों में ना एक फिल्टर होता है, हम लोगों को ना बांट देते हैं, अच्छे बुरे, अजीब, ये लंबा बहुत है, ये छोटा बहुत है, ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा, प्यारा, हंसता, कुछ भी हो सकता है। वो अनकॉन्शियसली होता है। ऐसा क्यों है कि हमारे कुछ दोस्त हमें बड़े अजीज लगते हैं, कुछ दोस्त इतने नहीं लगते। दोस्ती है, बट वो फिल्टर बन जाता है। बट अगर कोई जगह है, और मेरे लिए तो मैं कहूंगा कि मरीन ड्राइव एक किरदार है इस शहर का। अगर ये एक फिल्म है, मुंबई एक फिल्म है, तो वो एक किरदार है। वो किरदार है, और एक किरदार सबको सामान्य तरीके से देखता है। वो जरूरी बहुत है, वो और जरूरी बहुत है। मुंबई में मरीन ड्राइव बहुत अपने आप में बहुत बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। भाई मुंबई लोकल, यार मैंने बहुत जिंदगी मुंबई लोकल में बिताई है, और मुझे 2-3 चीजें ना मुंबई लोकल की बड़ी अच्छी लगती है। अगेन उसमें भी मैं ना, तो मेरे लिए हमेशा ना चीजों को बड़े छोटे, अमीर गरीब, सब पैमानों से देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। अगर आप देखोगे मुंबई लोकल में, कभी लास्ट लोकल में सफर किया है? जो चर्च गेट वाली? हाँ, कोई भी ट्रेन चर्च गेट से आप पकड़ो या बांद्रा से पकड़ो, कहीं से भी पकड़ो। नहीं, मैं आपको अपना पहला एक्सपीरियंस बताऊं ना मुंबई का। तो मैं मुंबई लोकल पे चढ़ा, और अंधेरी से मेरे को चर्च गेट जाना था, उसके बीच में कोई शिफ्ट करनी थी ट्रेन, कुछ तो था, मुझे पता नहीं है। और भाई मैं जैसी मतलब स्टेशन, क्योंकि हमें पड़ी है दिल्ली मेट्रो की आदत की, रुकेगी, दरवाजे खुलेंगे और फिर आपको उतरना है। अब क्या हुआ कि मैं गया और सब मेरे को लगा अब उतरना है, तो मैं बाहर थोड़ा शिफ्ट हो गया, ठीक है, ऐसे कि उतरना है। तो स्टेशन तक पहुंची भी नहीं है ट्रेन, और लोग कूदने लग गए लिटरली। और एक अंकल कहते कि बेटा उतरो। तो मेरा आंसर वहां पे हुआ था, मैं अंकल इतना विकसित पॉकीमोन नहीं हूं मैं अभी। क्या रुक कर उतरेगा क्या? कि और जेन्युइनली मैंने जब तक मैंने रुकने का वेट किया, मैंने पीछे देखा सब लोग उतर गए। बिल्कुल। और फिर एक अंकल ने बताया कि बेटा एक पैर को पहले ऐसे रखो, उसके बाद दूसरा, मतलब एक छोटी सी बात, टेक्निक होती है, सीख जाते हो, सिखा भी देते हो, धीरे धीरे समझ आ जाएगी आपको। लोग सिखाएंगे धक्का मारकर, वो गिरते पड़ते जिंदगी की तरह है। आप गिरोगे, आप लगेगा कि यार संभला नहीं जा रहा, बट कैसे ना कैसे करके आप संभल जाओगे। तो जब मुंबई लोकल की भी बात होती है, तो ये सब छोटी जो चीजें होती है ना, बड़ी खूबसूरत है। अब जैसे 1:40 या 1:10 की जो लास्ट लोकल होती है, और मैंने बहुत बार उस लोकल में सफर किया हुआ है। वो अपने आप में रेस है, उसको पकड़ना है। हाँ, तो पहली बात तो सब वो आखिरी है, तो वो रेस होती है। दूसरी चीज ये होती है कि आप बहुत बार देखोगे ना, बहुत सारे नौजवान उस ट्रेन में चढ़ेंगे, जब वो पार्टी कर क्लबिंग कर और एक एनर्जी होती है, एक एक्साइटमेंट होती है उनमें। और फिर उसी साइड पर एक और बंदा होगा जो उसी क्लब में वेटर था, क्योंकि उसे भी वो ट्रेन पकड़नी, वो भी वहीं रहेगा। और इमेजिन वो थका हुआ है, इनमें जोश है, इसमें थकावट है, दोनों सेम जगह से सेम जगह बैठ रहे हैं, सेम ट्रेन में जा रहे हैं। सफर का डेस्टिनेशन भी शायद सेम ही होगा, लेकिन दोनों की जिंदगी में जो चल रहा है, अंदर जो चल रहा है, एक को लगी एक सोच रहा है कि यार अगली जगह कहाँ जा सकते हैं, और एक बोल रहा है यार कल भी आना है, अब घर चले जाते हैं। तो मतलब कितनी खूबसूरत बात है कि वो एक डब्बा सब कुछ दिखा देता है। कितनी कहानियां समेट के बैठा है। मैं कितनी बार लोगों को देखता हूँ, और मैंने इतनी प्यारी चीजें देखी हैं मुंबई लोकल में। मैंने खुद ने भी वो एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप मुंबई लोकल में, अभी जैसे हम नेटफ्लिक्स, अमेज़न ये सब इस्तेमाल करते हैं, और आप कोई शो देख रहे हो, आपने हेडफोन लगाए हो और आपने ऐसा रखा हो अपना स्क्रीन, 10 मिनट 15 मिनट बाद अगर आपके सामने, आपके बाजू में कोई अंकल बैठे हो, कोई शुरू हो जाएगा। और मैंने कितनी बार मैं पूछ लेता हूँ, यार क्या देख रहा है, थोड़ा इधर करना, और हम साथ में बैठ के देख रहे हैं। ना किसी को एक दूसरे का नाम पता, ना कोई रिश्ता है, बस दो बैठकर साथ में देख रहे हैं। क्रिकेट का मैच चालू रहता है तो 5 लोग, वो तो खैर स्कोर क्या हुआ, वो तो खैर क्रिकेट तो कहते हैं रिलीजन है ना इंडिया का, कि मतलब रिलीजन हो गया। न्यूज में कुछ आ रहा है तो अचानक से न्यूज की 5 लोग मिलकर बातें करेंगे। मैंने कितनी बार लोगों को देखा है कि आप ये 4 लोग एक 5वें के लिए सीट बचा कर रखते हैं, और वो जानते भी नहीं एक दूसरे को, बस हर दिन उसी टाइम पर उसी ट्रेन को पकड़ते हैं। तो अब वो रिश्ता बन गया कि हम साथ में बैठेंगे। क्या बात मतलब वो स्टेशन से आखिरी स्टेशन तक साथ है, बस
उतना ही है, हाँ बट एक रिश्ता है एक उनका। रिश्ता बन चुका है। करेक्ट भाई। साउथ बॉम्बे यार साउथ बॉम्बे के साथ ना मेरा बड़ा लव हेट रिलेशनशिप है, क्योंकि मैं सबर्ब्स में मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है, तो मुझे ना थोड़ा सा ना ऑकवर्ड लगता है रात को या कहीं भी उस वहां पर। मुझे रिक्शास की बहुत आदत है, मुझे टैक्सीज की इतनी आदत नहीं है, बट वहां पर ना एक ओल्ड चार्म है। देखो लेकिन सोचो नहीं, साउथ बॉम्बे की अमीरी ऐसी देख लो आपकी नहीं है। अरे हाँ मतलब मैं अनकंफर्टेबल फील हो जाता हूँ यार, जब मैं मतलब जब चीजें, क्योंकि यार यहाँ पर ऑटो नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर ऑटो नहीं है, यहाँ पर भैंस नहीं आ रही, यहाँ पर 4 रिक्शा एक दूसरे को रोक नहीं रहे। वहां पर एक खुली सड़कें, मैं घबरा जाता हूँ, मैं बोलता यार इतना खुलापन मुझे आदत नहीं है। हाँ तो बट ये एक बात, ये वहां की वो भी अच्छी है कि वहां पर आप चल सकते हो, आप बहुत लंबा चल सकते हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चल के चले जाओ। और एक ओल्ड चार्म है उस जगह का, मतलब ये वहां पर मॉल्स कम है, मतलब अगर कोई मलाड या गोरेगांव में, एब्सोल्युटली मलाड और गोरेगांव में अगर कोई रहता है, वो अगर साउथ बॉम्बे जाएगा उसको बोलेगा ये क्या है, ज्यादा तो कुछ है नहीं यार, इन्फिनिटी नहीं है, हाँ। यहाँ पर डोलाली नहीं है, यहाँ पे पॉपटेट्स नहीं है, मतलब वो वाली बात, एकदम करेक्ट बात है, वो वाली बातें शुरू होती है। वहां पर अभी भी पुरानी बिल्डिंग है, उनका रंग अभी भी उतरा हुआ है, खूबसूरत लगती है लेकिन वो बिल्डिंग है। तो सोचो मतलब वहां की बिल्डिंगों में रंग उतरा हुआ है बट स्टिल रंगीन है। करेक्ट। तो वो कितनी प्यारी बात क्या लगती है वो बिल्डिंग आज भी की भाई। तो यहाँ पर बिल्डिंगें लंबी सी ये अलग रंगों से रंगी हुई हैं। वहां पर अगर आप देखोगे तो हर बिल्डिंग का या तो सफेद होगी या तो ब्राउन होगी, बट एक रंगीनियत है वहां पर, एक खूबसूरती है। नहीं करेक्ट भाई। एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी। आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, ठीक है, अप्स एंड डाउन देखे हैं, पापा को जाते हुए देखा है, फिर ना एक इंसान का एक लाइफ लेसन होता है जो वो संभाल के रखता है लाइफ में। हो सकता है वो आपके पापा ने आपको बताया हो सकता है राह चलते आदमी ने बताया, हो सकता है मम्मी ने बताया हो, किसी सीनियर ने बताया, कोई बता सकता है, बट वो आपका लाइफ लेसन है। तो वो क्या लाइफ लेसन है? यार मेरे डैड ने ना मुझे बहुत कुछ सिखाया। उनकी जिंदगी में उन्होंने ना 3-4 चीजें ना ऐसा, उनके तकिया कलाम हुआ करते थे, और वो तकिया कलाम मेरे लिए हमेशा काम आए। मैं लोगों को बस कहता रहता हूँ वो तकिया कलाम, मैं बोलता हूँ यार ये कर लो, सब कुछ हो जाएगा सही। तो उनके 2-3 थे मुझे जो याद है, मैं बताऊंगा। एक तो हमेशा वो कहते थे कि यू कैन टेक द हॉर्स टू द रिवर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक वाटर। अब इसका मतलब ये है कि आप खुद को या किसी और को ना उस कुएं तक लेके जा सकते हो, वहां तक पहुंचा सकते हो, रेस की लाइन तक पहुंचा सकते हो, लेकिन वो पानी पीना और वो रेस भागना उसका चॉइस है। तो लोग बहुत मतलब दोस्त यारों को हम मोटिवेट करते रहते हैं। हम आपस में जब कोई भी इंसान जब बैठता है, बात करता है, अगर कोई दोस्त थोड़ा परेशान है, थोड़ा डीमोटिवेटेड है, कोई परिवार वाला डीमोटिवेटेड है, आप उन्हें बहुत सारी चीजें कह सकते हो, आप दुनिया जहान की बातें कर सकते हो, लेकिन अगर वो अंदर से नहीं निकलेगा तो कोई फायदा नहीं, तो सिर्फ वो बातें बनकर रह जाएंगी। करेक्ट बात है। तो वो लाइन मेरे लिए हमेशा वैलिड रहती है कि मैं अपने आप को भी ना, मैं उस सीमा रेखा तक लेके जा सकता हूँ, बट उसे पार करना तो मुझे ही, वो मेरी जिम्मेदारी है। पानी मुझे ही पीना है, मुझे कोई वहां तक ले जाएगा, बट अगर मैं खुद से अगर दिल से नहीं निकलेगा तो नहीं हो पाएगा। तो ये मेरे लिए ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द फिलोसफीज है। फिर वो ये भी कहते थे कि ये वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ना किसी को कभी मिला है ना कभी मिलेगा। तो मेरा हमेशा मानना, और ये जो 3-4 चीजें मैंने अपनी जिंदगी भी आपको बताई कि जैसे मेरी कहानी की शुरुआत हुई थी, वो वक्त नहीं आया था वो कहानी कहने का, तो तब तक नहीं गई। जब वक्त आया तो वो हो गया। एनसीपीए बहुत कलाकारों ने परफॉर्म किया, सबका मन होता है। एनसीपीए बहुत अच्छा स्टेज है और कलाकार ख्वाब है, और बहुत लोगों ने परफॉर्म कर लिया। तो मेरा भी मन था, इंसान ही हूँ यार, जब 4 लोगों को देखता तो मन तो सबका होता है। तो मेरा भी बड़ा मन था यार, करना है। 2-4 बार कोशिश हुई, नहीं हुआ। फिर जब हुआ तो मैंने उसे हेडलाइन किया और मैंने वो क्लोज किया शो। क्या बात है। तो जब वक्त आया था तो वो हुआ। सेम चीज हम बाद में उसमें डिटेल में बात करेंगे, बट टेड टॉक, ये जब मैंने टेडेक्स किया था तो टेडेक्स के बड़े ऑफर्स आए थे, बट कोई ना कोई रीजन से नहीं हो पाया, या मैं उस वक्त बिजी था। और बहुत लोगों ने कर लिया है, बहुत लोग करते हैं और आज भी करते जाएंगे। मेरा भी मन था, अगेन वही कि भाई 4 लोग कर रहे हैं, मेरा भी मन है, मैं भी करूंगा।
बट जब वो हुआ तो 1000 लोगों के सामने किया। क्या बात है। तो वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ना कभी किसी को कुछ मिला है ना कभी मिलेगा। बस आप लेकिन कोशिश करते रहो। कोशिश करते तो ये मेरा, और ये अब ये वाली चीज मुझे जिंदगी ने सिखाई है, ये कोशिश करने वाली बात। तो मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप हर दिन कंटेंट कैसे बनाते हो, कैसे डालते हो, ये जज्बा, ये जुनून, ये मोटिवेशन कैसे आता है। तो मेरा हमेशा ऐसे ये, मैं हर दिन अपने आप को, जिस दिन भी मैं थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील करता हूँ, क्योंकि इंसान हूँ, किसी ना किसी दिन मैं आएंगे यार फीलिंग्स, हर दिन हंसूंगा थोड़ी ना, किसी ना किसी दिन मैं भी लो फील करूंगा, किसी ना किसी दिन मैं भी टेबल पर। हाँ, और सही बात भी, रोबोट थोड़ी ना भाई कि सेट कर दिया कि खुश रहें तो खुश रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तुम आईने में जब खुद को देखते हो ना, तो खुद को जब तराशते हो तो खूबसूरती के बाद ना आप अपनी खामियों को भी देखते हो। तो खूबसूरती एक साइड होती है, क्या लग रहा है यार, ऐसी वाली बातें होती है, फिर खामियां भी आती है, और फिर जब खामियां आती है तो बहुत कुछ आता है, और इंसान फिर जब अंदर से टूटता है, घबराता है, डरता है, ये सब होता है हमारे साथ। तो वो दिन मेरे साथ भी आते हैं जब मैं भी फील करता हूँ कि यार क्या होगा यार जिंदगी में, कुछ हो पाएगा क्या, मतलब क्योंकि मेरा हमेशा मानना रहा है कि यार पता है, ख्वाब पूरे ना हो ना तो मुझे उसका गम नहीं होगा, बट अगर मैंने ख्वाब देखे और अगर मैं अपने ख्वाब की पूरी कोशिश भी नहीं कर पाया तो वो रिग्रेट रह जाएगा। वो रिग्रेट से नहीं जीना, रिजेक्शन से जीना है, रिग्रेट से नहीं जीना। तो मैं हर दिन अपने आपको ये कहता हूँ कि अब जैसे ये मेरी फिलॉसफी, मैं सबको कहना चाहता हूँ, इसमें कहीं ना कहीं मैं कभी ना कभी बहुत लंबा कुछ लिखूंगा कि यशराज मुखाटे का सबने नाम सुना हुआ है, सबको पता है। रसोड़े में कौन था, वो उनकी जिंदगी का फ्लिप पॉइंट वो हुआ, और आज वो यहाँ पर है, वो स्ट्रेटोस्फीयर पे पहुंच गए। शाहरुख खान की जिंदगी में बहुत कुछ हुआ था, बट डीडे जब आई यहाँ से यहाँ, वो एक ऋतिक रोशन का कहो ना प्यार है, वो एक मोमेंट आता है हर किसी की जिंदगी में कि जब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी बदल जाती है, फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, फिर लगता है कि यार मतलब वो बहुत वक्त बाद लगता है ये हो गया, मुझसे हो गया, कर लिया करेक्ट। मतलब वो बोलते ना, वो मीम जो चल रहा होता कि वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वो हो जाता है। नहीं करेक्ट बात है। बट वो जो मोमेंट आता है, ऐसा नहीं था कि यशराज मुखाटे ने वो पहला वीडियो बनाया था, पहले ही बनाया, मैं उसे तब फॉलो करता जब वो 2000 फॉलोअर पे था। शाहरुख खान ने डर भी की है, शाहरुख खान ने फौजी भी की है, ऋतिक रोशन ने उससे पहले अपने पिता को असिस्ट भी किया है, बहुत कुछ किया है। तो वो जर्नी थी, हमने उस जर्नी का माइलस्टोन देखा है, हमने उस जर्नी का डेस्टिनेशन देखा है, उसका सफर नहीं देखा है। हम हमेशा वो देख लेते हैं, वो बोलते हैं ना कि यार वो जो चमकता है वो दिख जाता है, लेकिन चमकने के लिए भी अंधेरा जरूरी है। और चमक के पीछे जो आप जले हो ना, तो वो बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। रोशनी के लिए अंधेरा होना बड़ा जरूरी है। तो वो जो अंधेरे का जो वक्त होता है ना, जब अंधेरे में मतलब जब सितारा चमकता है, उससे पहले जो अंधेरे में एक छोटी सी लालटेन में जो उन्होंने जो मेहनत की होगी ना, वो नहीं नजर आती, बट वो जो फ्लिप होता है, वो एक दिन में जब होता है, वो जरूरी होता है। तो मैं हर दिन अपने आप को कहता हूँ कि अगर वो हो सकता है तो हो सकता है कल मेरा वो दिन हो, अगर आज मैं रुक गया तो कल नहीं आएगा। कोशिश करते रहो, और फिर जब कल आता है और जब कल नहीं होता, तो मैं हमेशा फिर कहता हूँ कि कल आएगा। तो फिर हर दिन वो कोशिश करते रहो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी में एक बलून की तरह है, वो चारों ओर फैल रहा है, चारों ओर घूम रहा है। बर्थडे पार्टी में जब बलून घूमता है और हम उसे बर्स्ट करते हैं, तो वो बलून जब आपके पास आएगा, वो पिन सही से सही जगह पर मारने की तैयारी करना जरूरी है। और अगर वो तैयार नहीं रहोगे तो बलून चला जाएगा। तो अगर वो बलून चले गया, फिर इंतजार करना होगा, और फिर शायद दोबारा, इसलिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल उस वक्त के लिए, और कोशिश करते रहो भाई। थैंक यू सो मच, आप आए, मैंने गिफ्ट रखा आपके लिए, आई होप आपको पसंद आएगा। अरे इसलिए आपका फोटो मांगा गया था। अरे अच्छा, इसलिए मेरा फोटो मांगा गया था, एक फोटो। हाँ बिल्कुल। चलो डन। पेपर सीजर, विचार मिलते हैं हमारे, बिल्कुल, दोनों के कटे हैं। स्टोन पेपर सीजर,
तो जीता। हाँ फिर आज मैं जीत जाऊंगा। नॉट बैड। ये खाना मुझे। ये हमारे दर्शकों के लिए ये पानी है। हाँ। हम सेफ प्लीज। और मैं पढ़ लूँ, कॉल एनी रैंडम नंबर। अगर आप ये देख रहे हैं तो स्टे हाइड्रेटेड। और पहली बात, ये पानी पीना नहीं था, ये जो पानी है ना, ये पीने वाला पानी है ही नहीं। क्यों? ये हमने बाथरूम से भरा हुआ है। देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो? पी लिया आपने? और क्या करेगा इंसान, चलो। क्या करेगा इस देश में? सोचो, बाथरूम का पानी पीना पड़ रहा हमें। तो दोस्तों आज हमने ये सीखा कि बिना पूछे ना लाइफ में कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए। एक बार पूछना चाहिए। कॉल एनी रैंडम नंबर एंड आस्क फॉर अ रिलेशनशिप एडवाइस। आपको अननोन नंबर पे कॉल करना है। नंबर बताओ। हाँ उठाने चाहिए यार, रात के 11:30 बज चुके। अरे जान भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। बस क्या चल रहा है? बढ़िया भाई, आप बताओ। बस यार कुछ नहीं यार, थोड़ा सा जिंदगी में थोड़ा स्ट्रेस चल रहा था यार। मैंने सोचा 2 मिनट तेरे से बात कर लूं। हाँ ठीक है सुन ना यार, एक लड़की पसंद आई है। भाई, मैं खाता हूँ। सुन ना, 2 मिनट दोबारा कॉल कर सकते हो आप। आपको सही लगा? अरे सुन तो ले यार। फिर अरे डाबो में मिले थे पिछले महीने, साथ में दारू पी थी, मैंने उल्टी की थी, तूने बचाया था मुझे। सही भाई, नहीं याद आ रहा। अरे मैं कौन सा तुझसे पैसे मांग रहा हूँ? सुन एडवाइस चाहिए, सुन ले। हाँ। एक लड़की पसंद। फोटो भेजो तुम्हारी व्हाट्सएप पे। अबे यार, फोटो भेजो जल्दी, फोटो भेजो तो मैं देख के बता दूं जानता हूँ। अरे आधार कार्ड बनाएगा मेरी फोटो का? अरे नहीं तो मैं इसके देखा तो मैं किसको एडवाइस दूंगा? अरे यार तू दिल की बात दिल से कर रहा हूँ ना, तू बात तो सुन। एडवाइस नहीं मेरे को व्हाट्सएप पे तुम्हारी फोटो। अरे और एक मिनट, अगर फोटो भेज दी मैं कॉल बैक करता हूँ। क्या? हाँ। और अगर एक मिनट फोटो भेज दी फिर एडवाइस, फिर बॉम्बे आना पड़ेगा। अरे बॉम्बे क्या रहा, कल फ्राइडे को आ रहा हूँ। क्या बात कर रहा है? अरे एक मिनट संतरे लेके आना यार, नागपुर के। आजकल मौसम भी अच्छा चल रहा है। हाँ बिल्कुल लेगा। जानू फ्राइडे कब आ रहा है भाई? हाँ भाई, कब आ रहा है फ्राइडे? सुबह 7 बजे। 7 बजे आ जाएगा। चल ठीक है, अभिषेक मेरे पास रुकना है ना? हाँ और सब ठीक? पहचान लिया? हाँ भाई, पहचान लिया। इसको इसकी फोटो तो भेजो, ये कौन था? तो हम बेसिकली रैंडम नंबर पे कॉल करता था हमारे गेस्ट को। अबे तुम मेरे को पॉडकास्ट पे लेके गए। हाँ। बिल्कुल, ये अच्छी बात की कि कोई ऐसी कोई बात नहीं कही जो एडिट हो सकती है। चल ठीक है, जानू मिलते हैं। मगर सुन, एक लड़की तब भी पसंद आई है। अच्छा ठीक है भाई। हाँ तो अब अभी अपना वो पॉडकास्ट पे पहले वो कर लो, फिर मेरे को फोन करना आधे घंटे बाद। अरे मगर तू सुन तो ले, देख लड़की पसंद आई है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड है। अच्छा। हाँ उसका लड़की को मैं पसंद हूँ, मुझे लड़की पसंद है। उसका बॉयफ्रेंड नहीं मान रहा मगर उसका हस्बैंड मान चुका है। तो बताओ कितने पोटे लेके आऊं? क्या बात है, चल जानू यही चाहिए कि मेरा कुछ निकलने वाला था। अबे देखो यही ग्लास और यही मिलता है। Read out the last 5 text message you sent to the last 5 people you spoke. काजल अडवाणी करके बहुत प्यारी अपकमिंग पोएट है, तो वो ये सारे जिम वालों के लिए और सारे हेल्थ फ्रीक्स के लिए। तो वो खा रही थी एक प्रोटीन बार, तो मैंने उसको बोला था प्रोटीन बार में बहुत शुगर होता है, तो हमारी उस पर चर्चा हो रही थी। बोलती नहीं, वो ब्लू कलर का प्रोटीन बार खा रही थी। 10 ग्राम प्रोटीन रहता है, 75 रुपीस का आता है वो। बिल्कुल। और मैंने बोला बहुत शुगर होता है, बोलती नहीं। मैंने बोला यार वो 2 होल ट्रूथ खाया कर, वो अच्छा रहता है। तो हमारी उस पर इंटरेक्शन हो रही थी, तो बोलती नहीं मेरे ट्रेनर ने बोला है। मैंने बोला मेरा भाई ट्रेनर है। अभी वहाँ इंटरेस्टिंग, अभी बुक्की का मैसेज आया, कुछ ईद पर चल रहा है। एक दोस्त का मेरा ये आया हुआ है कि भाई सुबह ब्रेकफास्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अक्षत करके मेरा एक दोस्त है, उसने अपना एक नया लेबल खोला हुआ है। म्यूजिक लेबल? नहीं, कपड़ों का लेबल, प्राइवेट लिमिटेड करके। तो मुझे उसकी एक ग्रीन टी शर्ट बड़ी पसंद आई थी। फिर एक मेरी दोस्त है नम्रता, जयपुर में रहती है, वो गोवा शिफ्ट हो रही थी, तो मैं उससे बस यही पूछ रहा था कि आजकल क्या चल रहा है। और बहुत अच्छी डांसर है, अमेजिंग। ये चीटिंग हो रही है भाई, ये चीटिंग हो रही है। चैंपियंस को देख के ना लोग ऐसे
ये तो करते ही हैं, खैर नॉर्मल बात है। Read the ingredients list on a packet of food as a seductive way, fun as you can. Please give it up for Ishpreet Balbir guys. मैं लड़कियां देख के पागल हो जाएं भाई, घर पे आ जाएं सीधा, घर के नीचे। ग्रीन ग्राम पल्स फ्लावर, ब्लैक ग्राम पल्स फ्लावर, रेज इंग्रेडिएंट्स। मजा नहीं आ रहा है। ग्रीन ग्राम पल्स फ्लावर, ब्लैक ग्राम पल्स फ्लावर, रेजिंग एजेंट। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। Make a video of your proposing someone and put it on your Instagram story. अरे यार, मैं तुझे प्रपोज कर दूंगा। ओह, तो तुम ही हो जो रात भर मुजरा करते हो। मैं बिल्कुल नहीं भाई, मैं दिल जिगर लिवर में हो तुम, अच्छा, बढ़ते जैसे फीवर में हो तुम, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है, तुम दिलो जान जहां में हो तुम। मुआ। मैंने कुछ जज किया। यस, sing a Bollywood song like an opera singer. देखा आपने कि शुरुआत कैसे भी हो, अंत में सच्चाई की जीत होती है। अच्छा, ओके। और 4 और 1 से जो बेइज्जती हुई है ना अभी, वो याद रखें आप। ये वाला डायलॉग नहीं चाहिए, छोटे भाई से आ रहा हूँ अपने, तो मैं ठीक है यार, तू जीतते, क्या बोला था मैंने कहा, जो जीता तेरी वही जीत में मेरी जीत चलो यार, मान लिया मैंने। तू जीता। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी का नाम जिंदगी, हर रोज जीतना है, हर रोज हारना है, और ऊपर नीचे चलता रहता है। और यहीं पे खत्म करते, प्लीज आप यहाँ पे आ जाओ, बिल्कुल अपना हारता हुआ चेहरा एक बार लोगों को दिखा। हाँ, तो भाई थैंक यू सो मच आप आए, थैंक यू सो मच आप इतने बुरी तरीके से हारे, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा आप आए, आपने स्पेशल टाइम दिया। और मैं पहले भी कहता हूँ, मुंबई को अगर किसी को जानना है तो इस इंसान का प्रोफाइल देखो, इस इंसान से मिलो, इंसान के शो में आओ। इशप्रीत बलबीर लिखा ही नाम से इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, और बहुत कमाल लिखते हैं मुंबई के बारे में, वैसे ही बहुत कमाल लिखते हैं, लेकिन मुंबई को जो इन्होंने घोल के पिया है, मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट लेवल है भाई। बिल्कुल। और कैसा लगा आपको, आप प्लीज बता सकते हो? मेट्रो के कंस्ट्रक्शन की तरह ही लगा। शुरुआत अच्छी हुई थी, शुरुआत बड़ी अच्छी हुई, अंत आते आते कहीं तो गाड़ी उतर गई, टेंडर ढंग से नहीं पास भरा, नहीं हो पाया। नहीं भर पाया। मतलब बस ये हाल वही है कि पहाड़ी गोरेगांव वाली हालत हो गई है कि जगह तो है बट पता नहीं क्यों है। तो बस जिंदगी में वही लग रहा है कि यार 4-1 से हारा हूँ। कोहली वाली फीलिंग आई है कि कैसा लगता है कि जब आप आरसीबी जब हारती तो कैसा आप फील शुरुआत होता है? अच्छी करते हो, फिर एंड में आते आते, बट आरसीबी सपोर्टर भी हूँ मैं, एमआई तो दिल में आता ही है। तो इस साल तो 2 दुख हुए हैं कि मुंबई इंडियंस भी नहीं जीत पाए, आरसीबी भी नहीं जीत हाँ, पाई, चेन्नई और मैं भी सुपर नहीं जीत पाया। तो ऐसा लग रहा है कि साथ में है। आज मैसेज कर दूंगा कि भाई होता है। किंग्स, और हम धोनी के बहुत बड़े फैन हैं, और चेन्नई सुपर किंग्स के तो ऑब्वियसली हैं, और जीते भी हम ही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग आदमी हारता है ना, उसके बाद कुछ बोलता है कि चलो मन हल्का हो रहा है। पर भाई थैंक यू सो मच आप आए, और ऐसे हक करके हम खत्म करेंगे। बहुत सारी, बहुत ज्यादा, बहुत प्यार।